क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और एक बार फिर से मैं ऋषि आज आप सभी के लिए क्लास 6 लेकर आया हूं। और इसके अंदर आज जो हम टॉपिक्स देखने वाले हैं वो टॉपिक्स ये रहे, जिसके अंदर आज हम सबसे पहले सीखेंगे कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ करना, जो हमारे पास डेटा के अंदर इस तरफ यहाँ होता है। और रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन ये भी डेटा टूल्स के अंदर ही होता है, ये रहा। इसके बाद हम सिनेरियो मैनेजर और सिनेरियो समरी का यूज़ देखेंगे। साथ ही साथ हम टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन जो यहाँ पर होता है वो यूज़ करेंगे। डेटा वैलिडेशन को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ आउटलाइन सेक्शन के अंदर ग्रुप और अनग्रुप वाले ऑप्शंस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और इस आज की क्लास का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंसोलिडेट करना या कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ करना। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन में हम इसे समझ सकते हैं कि कंसोलिडेट क्या करता है। तो कई बारी हमें, जैसे अभी तक हमने जो भी काम किया है वो सारे काम हमने एक ही शीट पे किसी तरीके का कोई फॉर्मूला लगाया है। पर कई बारी हमारे पास बहुत ही छोटे छोटे सेगमेंट में पड़ा हुआ डेटा अलग अलग शीटों पर होता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी साल में हर महीने सैलरी बनाते हैं, काम करने वाले लोग भी वही है और सैलरी को देने का फॉर्मेट भी वही है। तो अब क्योंकि हर महीने एक ही जैसी सैलरी बनाई गई है लेकिन अलग अलग शीटों पर, और आप चाहते हो कि इन सब का टोटल यानी साल भर का पूरा टोटल एक महीने के मतलब एक ही शीट पर बन के आ जाए, तो इसके लिए हम कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें अलग अलग शीटों पर एक जैसा डेटा जब पड़ा होता है तो हम उनको सम करके देख सकते हैं, या और कोई ऑपरेशन लगाना हो तो वो हम देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक ये छोटा सा डेटा है जो मैंने शीट फर्स्ट पे रख रखा है। इसकी लोकेशन A1 से लेकर H9 तक है, जिसमें अलग अलग कुछ लोगों के नाम हैं, उनके अलग अलग दिनों में किया गया, मान लीजिए प्रॉफिट है या की गई सेल है, ये मान लीजिए परसेंटेज में हमारा डेटा पड़ा है। मतलब कोई भी डेटा है ये किसी तरीके का, कि डे फर्स्ट पे इनके साथ कितने का बिजनेस हुआ, डे सेकंड पे कमल के साथ कितने का बिजनेस हुआ, या डे 3 पे कमल के साथ क्या बिजनेस हुआ। ये पहले हफ्ते का हिसाब किताब है। इसी तरीके से मेरे पास एक और हिसाब किताब है जो कि शीट 2 पर है, और इसकी शुरुआत B10 से लेकर और एंड I70 पर खत्म होता है, 17 पर। और इस डेटा के अंदर सेकेंड वीक का हिसाब किताब है कि किस आदमी ने, हालांकि लोग सारे वही है, पर किस आदमी ने कितने कितने का ये सब किया है हर अलग अलग दिनों पर। तो ये यहाँ पर दे रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस शीट पे पड़े हुए डेटा का, क्योंकि इसमें भी नाम वही है और डेटा का फॉर्मेट भी वही है, इस शीट पे पड़े हुए डेटा का, इन दोनों डेटा का एक टोटल मैं चाहता हूं कि यहाँ तीसरी शीट पर आ जाए, इस जगह पर, और ये टोटल के तौर पर होगा। तो क्योंकि आप यहाँ इतनी दूर के डेटा को जोड़ना या और कोई ऑपरेशन अगर आप लगाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सम करना ही बता रहा हूँ कि इस जगह पर मुझे इन दोनों शीटों पे पड़े हुए डेटा का सम निकालना है तीसरी शीट पर। तो आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आना है डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर देखिए ये रहा ऑप्शन कंसोलिडेट का, कंबाइन वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल रेंज इनटू वन न्यू रेंज। ये क्या कह रहा है? तो ये भी वही बता रहा है कि अलग अलग पड़ी हुई वैल्यूज को लेकर कंबाइन कर देता है और उस पर आप कोई फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सबसे पहले आपसे रेफरेंस मांग रहा है, तो यहाँ रेफरेंस वाले सेक्शन में क्लिक कर देंगे। फिर आपको शीट फर्स्ट पे आना है और पहले अपना ये वाला डेटा आप सिलेक्ट कर लेंगे, बस इतना। या ध्यान रखना है यहाँ पर कि हेडिंग या नामों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, और इसे आप ऐड करा देंगे। इसके बाद आपको आना है शीट 2 पर, और अब जो आपका डेटा है वो डेटा आप सिलेक्ट कर लेंगे, यानी ये सारा डेटा इतना, और इसे भी अब आप ऐड करा देंगे। इसके बाद आपको शीट 3 पे आना है। शीट 3 पे आने पर ये शीट 3 का भी एक एड्रेस उठा लेगा, आप उस एड्रेस को हटा देंगे और ओके कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ मुझे कमल का डे फर्स्ट में टोटल 124 दिखा रहा है, यानी कि शीट 2 पर जो पड़ा है वो 87 और शीट 1 पे जो पड़ा है 37, कुल मिलाकर 124 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर वैभव का 7वें दिन का टोटल 59 दिखा रहा है,
क्योंकि यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 42 है। आप इन दोनों को जोड़कर देखें तो शीट 3 पे जो दिखा रहा है उतना ही आता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करते हैं। बट इसमें एक चीज ये है कि अगर आप किसी भी तरीके का अपडेट अब उस सोर्स में करेंगे तो वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये अब भी 59 ही है। अगर आप चाहते हैं कि अपने आप अगर कोई वहां पर चेंज किया जाए तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाए, इन दोनों शीट में से किसी पे भी कोई चेंज हो तो वो अपने आप ही यहाँ तीसरी शीट पे अपडेट हो जाए, तो इसके लिए कंसोलिडेट थोड़ा अलग तरीके से लगाना होता है। यहाँ आप कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, जो रेफरेंस है वो रेफरेंस मुझे रखने हैं, उन्हीं को रखना है, बट यहाँ आपको इस चेक बॉक्स पे साइन लगा देना है। और ये ऑप्शन क्या है, तो ये ऑप्शन है लिंक क्रिएट करने का सोर्स डेटा के साथ। यानी कि अब क्या करेगा, पहले तो सिर्फ डेटा को ले आता था पर अब लिंक भी कर देगा। और अब आप इसे ओके कर देंगे तो अब देखिए अब भी वही चीज हुई है, बस फर्क बस ये है कि इस तरफ आपको ये अलग अलग से प्लस के साइन दिखेंगे। तो असल में यहाँ पर 56 आ चुका है और अब आप चाहें तो इसको चेंज करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 17 किया तो ये 59 हो गया। मतलब यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ एक फॉर्मूला दिखा रहा है मुझे। ये फॉर्मूला क्या है, तो इस फॉर्मूला में H27 और H28 पड़ा हुआ है और ये इसी शीट का है क्योंकि ये एड्रेस सिंपल पड़ा हुआ है। असल में ना तो शीट 2 का डेटा H27 या 8 में है और ना ही शीट 1 का डेटा H27 या 8 में है। तो ये शीट 3 पे इस फॉर्मूले में क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इसी शीट का H27 या H28। H27 और H28 क्या है, तो यहाँ देखिए 26 और 29 ये 2 रो हैं और इनके बीच में 2 नंबर और होते हैं और ये देखिए ये सेगमेंट हर जगह है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर 2 रो गायब है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये प्लस का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करिए। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये दिखा देता है। असल में यहाँ क्या हुआ है, जो सम हो रहा है वो इन दोनों का सम हो रहा है और इन दोनों का लिंक उस शीट पे पड़े हुए डेटा से है। असल में इस वाले सेल का जो लिंक है वो H9 से है और इस वाले सेल का जो लिंक है वो I17 से है। अब वहां जो वैल्यू में चेंज करते हैं हम, वो यहाँ या इन सब ग्रुपों के अंदर जितने भी डेटा पड़े हुए हैं उनके अंदर हो जाता है। और फिर यहाँ क्योंकि अपडेशन हो गई तो यहाँ मैंने फॉर्मूले में इन दोनों को यूज किया है तो उस वजह से ये भी अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करते हैं जब हमें 2 अलग अलग शीटों का डेटा तीसरी शीट पर कैलकुलेट कर निकालना हो तो कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज किया जाता है। अब हम अपने आगे के टॉपिक्स देखते हैं। ये अगला टॉपिक है रिमूव डुप्लीकेट का। ये ऑप्शन भी आपको डेटा टूल्स के अंडर में ही मिलता है। यहाँ ये ऑप्शन ये रहा रिमूव डुप्लीकेट का। और रिमूव डुप्लीकेट में हम क्या करते हैं, तो नाम से ही जैसा कि हमें पता चल रहा है हम डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कुछ अलग अलग नाम है, इस नाम के अंदर एक नाम 2 बार रिपीट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी डेटा के अंदर अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू निकले तो वो डिलीट हो जाए अपने ही आप। इससे पहले मैंने आपको डुप्लीकेट वैल्यू को देखना बताया था जब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ते समय मैंने आपको बताया था हाईलाइट सेल रूल में डुप्लीकेट वैल्यू वाला ऑप्शन। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ मुझे अनिल को ये कलर करके दिखा रहा है, यानी ये दोनों वैल्यू रिपीट हो रही है, डुप्लीकेट है। हालांकि अभी हमने पता लगा लिया पर कई बारी पता नहीं चलता। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो ये उसे निकाल दे। तो हम इसे सीधे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे और अभी फिलहाल मैंने जितना सेलेक्ट किया हुआ है उतने में से ही मुझे डुप्लीकेट वैल्यू निकालनी है। तो मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करूंगा, रिमूव डुप्लीकेट पे कर देंगे और ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो इसने अनिल का जो दूसरा रिपीटेशन था उसको निकाल दिया। यहाँ पर एक रॉ कम हो गई है। कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा
हम चाहे तो ऐसे भी डुप्लीकेट वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी डुप्लीकेट वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करने पर अनिल तो निकलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरी रॉ ही निकल जाएगी। यहाँ देखिए, तो इस तरफ भी मेरे पास कुछ डेटा है, जरा इस पे भी ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ इस अनिल पे, गारमेंट पे और इस पे भी ध्यान रखेंगे। मैं आया डेटा में और डेटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट किया। पहले तो बताइए किस बेस पर आप ये डुप्लीकेट करना चाहते हैं। तो मैं नाम के बेस पर डुप्लीकेट निकालना चाहता हूँ। ओके करेंगे तो ये बता रहा है एक डुप्लीकेट वैल्यू मिली, 11 यूनिक वैल्यू है। अब देखिए वो अनिल एक बार था तो वो निकल गया और उसके नीचे का सारा डेटा ऊपर आ गया। असल में मैंने आपको यहाँ पे भी नजर रखने को कहा था। जो हमारा डेटा पहले था वो था ये अनिल गारमेंट ये, और उसने जब ये सारा निकाला तो उसने ये वाला नहीं निकाला, मतलब ये पूरी रॉ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। जितनी दूर में सेलेक्ट किया है उतनी दूर के एक रॉ में पड़े सेल ही निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी रॉ नंबर 33 निकलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम डुप्लीकेट वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर हमें किसी भी तरीके के डेटाबेस में से कोई भी डेटा रिपीट होने से बचाना है तो हम इस ऑप्शन से बचा सकते हैं। मतलब रिपीट तो हो चुका है, हम उसे निकाल सकते हैं। अगला है सिनेरियो मैनेजर और सिनेरियो समरी। सिनेरियो मैनेजर या सिनेरियो समरी हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा होता है। मान लीजिए हमारी ये कंपनी है जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। जूसर है, टीवी है, मोबाइल है, रेफ्रिजरेटर है और एसी है, और इनको अलग अलग दामों पर बेचती है। जैसे कि जूसर को हमने जो 2016 में बेचा जिस रेट पर, मान लीजिए वो 11,500 था। टीवी को हमने 7,500 रुपए में बेचा, मोबाइल को हमने 15,000 रुपए में बेचा, रेफ्रिजरेटर को हमने 12,000 रुपए में बेचा और एसी को हमने 23,000 रुपए में बेचा। इन सब का टोटल कर देते हैं कि टोटल अगर हमें एक आइटम बेचने से जो निकलता था वो कितना बनता है। तो मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाकर इन सब को टोटल कर दूंगा। ये ध्यान रखेंगे ये रेट डाले मैंने, इनका टोटल नहीं डाला है। इसी तरीके से 2015 में कुछ और रेट होगा, 2014 में कुछ और रेट होगा, 13 में कुछ और, या 12 में कुछ और होगा। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि अगर मुझे मन करे 2015 का देखना है यहीं पर, तो मैं 2015 का भी देख लूं। मुझे 2014 का देखना है तो मैं यहीं पे 2014 का भी देख लूं, 13 का भी देख सकूं, 12 का भी देख सकूं। आज तक सबसे महंगा रेट क्या गया है वो भी देख सकूं, सबसे सस्ता रेट क्या गया है वो भी देख सकूं। ये सारा मैं जब देखना चाहूं यहाँ पर देख लूं, और फिर अगर मुझे 16 का डेटा वापस चाहिए तो यही डेटा वापस भी आ जाए। तो इसके लिए हम सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। इसको करने के लिए आप डेटा के अंदर आएंगे और इसमें आएंगे व्हाट इफ एनालाइज के अंदर। ये रहा सिनेरियो मैनेजर, इस पे क्लिक कर देंगे और अब इसके अंदर सबसे पहले आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने इसको नाम दे दिया 2015 और ओके कर देंगे। और अब सबसे पहली वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू दिखा रहा है जो कि G30 में पड़ी हुई है। तो G30 में पड़ी हुई वैल्यू वो तो इस साल की है। 2015 में क्या रेट था, तो मान लीजिए 2015 में 11,500 नहीं 11,200 था, 7,500 नहीं 8,000 था, 15,000 ना होकर 14,700 था, 12,000 ना होकर 12,500 था, 23,000 ना होकर 23,000 या 24,500 था। तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। 2015 में कुछ आइटम महंगे रेट पे बेचे हमने, कुछ आइटम सस्ते रेट पर बेचे। और मैं ऐड करता हूँ 2014 के लिए, तो 2014 का ऐड करेंगे। 2014 में मान लीजिए ये 11,500 में नहीं जाकर बल्कि 11,000 में गई। इसी तरीके से 7,500 में ना जाकर ये थोड़ा और रेट इसका कम था उस टाइम में, तो मैं इसको कर देता हूँ कि भाई 7,300 में गया। फिर 15,000 का ना बिककर सिर्फ 13,000 रुपए का बिका। फिर रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपए का ना बिककर 10,500 रुपए का बिका और एसी 22,500 रुपए का बिका। ये 2014 का हिसाब किताब है।
इसी तरीके से मैं एक और ऐड कर लेता हूँ 2013 का और ओके करेंगे। और अब 2013 में मैंने बताया कि भाई जो जूसर बिका वो मान लीजिए 10,500 रुपये का बिका। जो टीवी था वो 6,900 रुपये का बिका। जो मोबाइल था वो 8,500 रुपये का बिका। जो रेफ्रिजरेटर थे, रेफ्रिजरेटर मान लीजिए आपके 10,800 रुपये के बिके। और इसी तरीके से एसी जो है 21,500 रुपये का बिका। ओके कर देंगे। तो ये पिछले 3 साल का हिसाब मैंने इनमें डाल दिया है। इसके बाद मैं ऐड करता हूँ और 2016 का ही बनाता हूँ। ओके कर देंगे। ओके कर देंगे, इन सब में कोई चेंज नहीं करना है, मुझे यही सब वैल्यू रखनी है। इसके बाद मैं एक और ऐड करता हूँ, वो है मैक्सिमम के नाम से, यानी आज तक पिछले 10-12 सालों में या जितने भी सालों में सबसे हाईएस्ट रेट गया है वो मुझे डालना है। तो हाईएस्ट रेट जो जो जूसर का था वो इतना ही था। जो टेलीविजन का है वो है 8,300। जो मोबाइल का सबसे हाईएस्ट रेट गया मान लीजिए वो 21,000 था। और जो रेफ्रिजरेटर का हाईएस्ट रेट गया वो 14,700 था। जो एसी का रेट गया वो मान लीजिए 23,500 था या 24,500 था। ओके कर देंगे, ये मैक्सिमम हो गया। इसी तरीके से आज तक का सबसे सस्ते में बेचने वाले प्राइस के लिए मैंने एक मिनिमम नाम से बना लिया। और मान लीजिए जो जूसर था सबसे सस्ता आज तक 9,800 रुपये का बिका है। जो मोबाइल है वो 4,500 रुपये का। जो ये मोबाइल नहीं, ये टीवी है। टीवी मान लीजिए 7,500 का ना बिक कर 6,600 का बिका। और मोबाइल जो है वो 5,500 का भी बिका है किसी ज़माने में। रेफ्रिजरेटर जो है वो 8,300 का भी बिका है। और जो एसी है वो एक ज़माने में 18,500 का भी बिका। ओके कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग सिनेरियो बना लिए। अब अगर मैं किसी भी तरीके के सिनेरियो को देखना चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ 2014 में क्या हालचाल था, तो 2014 वाले डेटा पे क्लिक करके आप शो कर देंगे तो ये सारी डिटेल 2014 के हिसाब से आ जाएगी। मिनिमम देखना है मिनिमम के हिसाब से, 15 का देखना है 15 के हिसाब से, मैक्सिमम का देखना है मैक्सिमम के हिसाब से। फिर 2016 का वापस चाहिए तो 2016 का भी वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये हम सिनेरियो समरी बनाते हैं। जब हमारे पास इस तरह के डेटा को अलग अलग जगह पे रखने की फुर्सत ना हो या हम नहीं रखना चाहते पर फिर भी बार बार देखने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम इस तरीके से सिनेरियो का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक और इस्तेमाल होता है, वो है कि सभी सालों का जो हिसाब किताब है उसका हम एक टोटल बना लें। फिलहाल मैं ये 2016 को डिलीट कर रहा हूँ और अब मैं इन सब का एक ही जगह पे रिपोर्ट चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ एक ऑप्शन है समरी का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। और समरी बनानी कहाँ है, तो समरी मान लीजिए मैं इसी शीट पे बनाना चाहता हूँ। ये रिजल्ट सेल पहले आप बता दीजिए, एक अगर नई शीट ले लेंगे। रिजल्ट सेल ये है, रिजल्ट सेल ये क्यों, क्योंकि इन सब का टोटल यहाँ पर हो रहा है। ओके कर देंगे। तो यहाँ सारी क्लासों को फिनिश करने के बाद, एक एक क्लास को फिनिश करने के बाद एक इसी क्लास से ठीक पहले एक शीट खोलेगा जिसका नाम है सिनेरियो समरी। अब अगर इसके अंदर आप देखें तो इसमें अभी फिलहाल आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, सिवाय इनके कि 2014, 12, 13 या 15 मैक्सिमम या मिनिमम जो था उस हिसाब से ये शीट तो बन के आई है। पर इस शीट पर ये चीज़ क्या है, करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू का मतलब यहाँ 2016 से ही है। और ये सब क्या है, ये डॉलर के साइन वाली चीज़ें, तो ये सब एब्सोल्यूट रेफरेंस में है। और इन सब का ही आइटम का नाम वगैरह लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने इसे डिलीट कर दिया और आइटम के नेम क्योंकि मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ और इस शीट पर पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर ये टोटल है तो वो हम डाल देंगे और यहाँ मैंने लिखा टोटल, टोटल जो हमने निकाला है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2016 की रिकॉर्ड भी है, 15 की भी है, 14 की भी है, 13 की भी है, मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है। ये रिपोर्ट काफ़ी काम की होती है कई दफ़ा। और साथ ही साथ आप इससे फॉरकास्टिंग भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको फ्यूचर का कुछ पता लगाना हो
तो ये काम भी यहाँ से हो सकता है। मान लीजिए आपके पास 2013, 14, 15, 16 सभी का रिकॉर्ड है। आप इसके हिसाब से पता लगाना चाहते हैं कि फॉरकास्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि भाई 2017 में मुझे क्या रेट रखना चाहिए, ये मैं इसके थ्रू पता लगा सकता हूँ। इसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला लगाना होगा फॉरकास्ट का। ये आपको थोड़ी सी एक तरीके से सलाह देता है कि आपको करना क्या है। 2017 का मैं पता लगाना चाहता हूँ तो x के तौर पर मैं ये बताऊंगा, कॉमा, फिर ये कहता है नॉन एक्सिस y। जिस तरीके से ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं और y एक्सिस में अक्सर बेस डाला जाता है, यानी कि ये सब चीजें, और x एक्सिस में हमेशा बेस डाला जाता है और y एक्सिस में जो रिजल्ट आए हैं वो सारे डालने होते हैं। तो यहाँ नॉन y एक्सिस पूछ रहा है तो मैं यहाँ ये सारे सेलेक्ट करूंगा। और ये ध्यान रखेंगे मैक्सिमम या मिनिमम नहीं, बस आपको 2013 तक ही सिलेक्ट करना है। कॉमा लगाएंगे, इसके बाद मैं नॉन एक्सिस x बताऊंगा ये कब कब आए, तो ये ऐसे ऐसे आए। और अब आप ब्रैकेट बंद कर दोगे। उससे पहले आपको ये फिक्स कर लेना है और आपका जो नॉन एक्सिस x है उसे भी आप फिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। और अब आप इसको नीचे ड्रैग करिए, इसको आप इसी तरीके से पूरा ड्रैग कर देंगे, ये वाला हटा दीजिए। तो अब ये बताता है कि पहले आपका 10,500 था, फिर 11,000 हुआ, फिर 11,200 हुआ, फिर 11,500 हुआ। अब उस हिसाब से कम आपका 11,850 तो होना ही चाहिए। सबसे पहले आपका 6,900 था, फिर 7,300, फिर 8,000, फिर 7,500। तो ये कुछ घटता बढ़ता क्रम है और उस हिसाब से घटते बढ़ते के हिसाब से एक फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंस नहीं है, आगे पीछे हो रखी है। तो उस हिसाब से कम आपका इतना रेट में तो बिकना चाहिए, जिस हिसाब से आपकी तरक्की हो रही है उस हिसाब से। हालांकि तरक्की यहाँ तो नहीं हुई है, पर शुरू से देखा जाए तो 6,900 के मुकाबले 7,500 में माल बेचना तरक्की ही होती है। कहीं ना कहीं आप ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो ज्यादा कमा भी रहे हैं। तो इस वजह से ये ऐसा नहीं है कि 7,500 के बाद हमें थोड़ा और कम क्यों नहीं दिखा रहा, बड़ा ही क्यों दिखा रहा है, क्योंकि असल में आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बढ़ते हुए में ही है, इस वजह से। तो दोस्तों इस तरीके से हम सिनेरियो समरी और सिनेरियो मैनेजर का यूज कर सकते हैं। हालांकि फॉरकास्ट फॉर्मूला के बारे में मैं आप लोगों को आगे भी अच्छे से समझाऊंगा, और फिलहाल अभी आप इसको इतना ही मोटे तौर पर समझिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ये मैंने आपको सिनेरियो मैनेजर और सिनेरियो समरी बनाया। अगला टॉपिक है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब हम किसी डेटा को डालते समय थोड़ी जल्दीबाजी दिखाते हैं। मान लीजिए मुझे अलग अलग लोगों के नाम अलग अलग कॉलमों में लिखने थे, या जैसे कि मैं जनवरी लिखना चाहता हूँ इस कॉलम में, फिर अगले कॉलम में फरवरी, मार्च, ऐसे ऐसे। पर फिलहाल मुझे जल्दी जल्दी बोला गया था, आगे पीछे कुछ हो गया, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी लिखता चला गया, सीधे एक में ही कॉमा लगा के। आप चाहो तो स्पेस लगा सकते हो, टैब लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। तो ये सब चीजें जो है एक एक करके मुझे बताएगी इस तरीके से। और अब मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा मैंने एक सेल में डाला है इसको मैं अलग अलग कॉलम में फैला दूं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे और डेटा में आएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में आएंगे, और यहाँ मैं डिलिमिटेड ही रखता हूँ, नेक्स्ट करेंगे। और क्योंकि आपने कॉमा यूज किया है तो आप यहाँ पर कॉमा ले लेंगे, और अब आपको नेक्स्ट करना है, कॉमा ले लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देना है। तो देखिए ये अब आपका सारा का सारा आगे अलग अलग कॉलमों में पास कर देता है। तो ये हम टेक्स्ट टू कॉलम वाले मदद ही के थ्रू कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी डेटा रॉ में नहीं बांटा जा पाएगा, बल्कि हम उसको कॉलमों में ही बांट पाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डेटा वैलिडेशन को यूज करना। और डेटा वैलिडेशन क्या है
तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आमतौर पर आप इसे इंटरनेट पे जब आप कोई फॉर्म भर रहे होते हैं तब देखते हैं कि भाई इस सेल में मुझे एक नंबर डालना है और वो नंबर मैं चाहता हूं कि 10 डिजिट में हो। तो अगर आप छोटा डालते हैं तो आप कर ही नहीं पाते एंटर, या अगर बड़ा डालते हैं तो भी एंटर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे काम को हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन, यानी पहले से ही ये तय कर लेना कि किस जगह पर क्या डेटा आएगा। ये डेटा वैलिडेशन के थ्रू होता है। डेटा वैलिडेशन में हम एक सेल में डेटा को वैलिड कर देते हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल हम फॉर्म बनाने में या कई तरह की लिमिट लगाने के लिए हम कर सकते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल बना रखा है और इसके अंदर हमने ये फॉर्म बना रखा है। जैसे कि इस इंक्वायरी फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले तो किसी को भी अपना नेम इनपुट करना है और नेम के अंदर मैं चाहता हूँ कि लिमिटेशन ये है कि कम से कम 3 डिजिट का और ज्यादा से ज्यादा 20 डिजिट यानी कैरेक्टर का नाम होना चाहिए। इससे ना तो छोटा हो ना ही इससे बड़ा नाम हो। तो इसके लिए मैं इधर आऊंगा डेटा के अंदर और डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन ये रहा। अब सबसे पहली बात तो आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आप किस तरीके की लिमिट लगाना चाहते हैं। असल में जो मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ वो है टेक्स्ट के लेंथ के ऊपर, कि ये टेक्स्ट इतनी ही लेंथ का हो, ना तो इससे कम हो और ना ही इससे ज्यादा हो। तो इसके लिए हम यहाँ डेटा वैलिडेशन की सेटिंग में आकर टेक्स्ट लेंथ वाला ऑप्शन चुनेंगे। अब यहाँ और बहुत सारे ऑप्शन है कि भाई इतने ही होने चाहिए या इतने नहीं होने चाहिए, ऊपर नीचे चलेगा, या इससे ऊपर ही हो या इससे नीचे ही हो, ऊपर हो या इतना हो, नीचे हो या इतना हो, बहुत सारे ऑप्शन है। आप यहाँ फिलहाल बिटवीन वाला लेंगे। मिनिमम में मैंने बताया कि सबसे कम तो 3 तक चलेगा और सबसे ज्यादा 20 तक चलेगा और ये मैंने डाल दिया। इनपुट मैसेज में मैं क्या करता हूँ, मैंने डाल दिया नोटिस प्लीज एंटर योर नेम, और एरर में मैंने डाल दिया नॉट अलाउ, और इधर मैं मैसेज देता हूँ यूज ओनली 3 to 20 कैरेक्टर्स। और अब आप इसे ओके कर देंगे। तो अब जैसे ही कोई भी यहाँ पर एंट्री करने के लिए आएगा तो सबसे पहले तो उसे एक मैसेज मिलेगा प्लीज एंटर योर नेम। ये एंटर की स्पेलिंग में मिस्टेक है, प्लीज एंटर योर नेम। और मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना नाम डालता हूँ। आजकल की बहुत ही एक फेमस हस्ती है, वो है मिस्टर पीके। अगर मैं यहाँ पर मिस्टर पीके का नाम डालता हूँ तो ये एंट्री नहीं लेगा और ये मुझे एक एरर मैसेज देगा जो मैंने एरर मैसेज में डाला था। अगर ना हो तो क्या आए, तो इसमें लिखा है नॉट अलाउ यूज ओनली 3 to 20 कैरेक्टर्स। यानी अगर आपका नाम 2 अक्षरों का भी है, 2 लेटर्स का भी है, तो भी कम से कम 3 में तो डालना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से डाल सकता हूँ, तो ये आराम से ले लेगा। पर अगर मान लीजिए मैं अपना नाम कुछ इस तरीके से डालता हूँ जो कि 20 कैरेक्टर से बड़ा हो गया, तो फिर ये इसकी भी एंट्री नहीं लेगा। तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें फिर कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं। अब ये इसकी एंट्री ले लेगा। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि जो भी यहाँ एडमिशन ले सकता है या इंक्वायरी कर सकता है, तो उसकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे की ही हो। इससे ऊपर और नीचे वालों की एंट्री ही नहीं है, वो ये फॉर्म सबमिट ही नहीं कर सकते। तो आप इधर फॉर्मूला में आएंगे, फॉर्मूला नहीं, डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, सेटिंग में आएंगे। उससे पहले आप इस सेल पे जरूर क्लिक कर लें। सेटिंग में आके मैंने इसको बताया नंबर से रिलेटेड काम है, और नंबर में भी ये कि सबसे कम होना चाहिए 18 और सबसे ज्यादा होना चाहिए 60। ना तो इससे नीचे हो ना ही इससे ऊपर हो। जैसे मैंने मैसेज दिया उसी तरीके से आप मैसेज दे सकते हैं, एरर मैसेज दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ओके कर दूंगा तो कोई मैसेज वगैरह नहीं आएगा। और अब मैं सीधे एज डालता हूँ अपनी, जैसे मैंने 15 एज डाली
तो ये नहीं लेगा। पर अगर मैं यहाँ पर 20 डाल देता हूँ तो ये ले लेगा, 50 डाल देता हूँ तो ले लेगा, 60 डाल दूं तो भी ले लेगा, पर 61 डाल दूं तो नहीं लेगा। इस तरीके से मैंने एज पर लिमिट लगाई। अगला है कोर्स के ऊपर लिमिट लगाना या कोर्स वाले ऑप्शन में लिमिट देना। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे कि भाई कोई भी इंक्वायरी कोर्स तो वही डाल सकती है जो किसी इंस्टीट्यूट में कराए जाते हो। अगर वो इंस्टीट्यूट वो कोर्स कराता ही नहीं है तो फिर कोर्स वो भर भी दे तो क्या फायदा, क्योंकि एडमिशन तो हो ही नहीं सकता ना। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर वही आ सके जो कोर्स हम कराते हैं, और साइड में एक बटन सा मिल जाए ताकि उस पर क्लिक करके उसको पता चल जाए भरने वाले को कि कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। इसके लिए डेटा वैलिडेशन में एक स्पेशल ऑप्शन होता है, वो होता है ये लिस्ट का। इस पे आप क्लिक कर देंगे और सोर्स पे क्लिक कर देंगे। क्या क्या कोर्स कराए जाते हैं इसकी एक लिस्ट मैंने साइड में बना रखी है। तो यहाँ सोर्स में क्लिक करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो अगली दफा अब जब कोई भी यहाँ पर एंट्री करने आएगा तो उसको इस तरह का एक बटन मिलेगा। ये बटन आपने कई बार डिजिटल मीडिया में यूज होते हुए देखा होगा। इसमें अब जो दिख रहे हैं वही ऑप्शन भरने वाला कोई भर सकता है। ये डाउनवर्ड एरो की मदद से खोल लेगा, और जो ये खुलता है इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये ड्रॉप डाउन बटन है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसमें से जो भी किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है वो आप चुन सकते हैं। वैसे डेटा वैलिडेशन को अगर आप ऐसे ना लगाना चाहो, आप साइड में कोई डेटा ना बनाना चाहो, तो वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अपना हाथों से आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, ओ लेवल कॉमा ए लेवल, इस तरीके से आप डाल डाल कर लिख सकते हैं। पर फिलहाल मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूँ, मेरा काम ऐसे ही हो जाएगा। होप कि समझ में आ गया होगा क्या करना है। और ये अब लिस्ट में वो ऑप्शन देगा। ये ध्यान रखें, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो इस डेटा को आप डिलीट ना करें, क्योंकि अगर आपने डिलीट कर दिया तो फिर ये अगले बार वो सब खाली ही दिखाएगा। तो इस वजह से कभी भी डेटा को डिलीट ना करिए। अगला है डेट ऑफ इंक्वायरी। मान लीजिए ये फॉर्म मैं सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए बना रहा हूँ, यानी कि 1 महीने तक ही कोई इंक्वायरी ले सकता है इस फॉर्म के थ्रू, और उसके बाद के लिए ये फॉर्म वैलिड है ही नहीं। तो इसके लिए हमारा क्योंकि डेट से रिलेटेड काम है, तो डेटा में आके वैलिडेशन पे आके आपको डेट चुनना है। टाइम से रिलेटेड काम हो तो टाइम भी चुन सकते हैं, और पॉइंट के बाद वाले नंबरों के साथ कोई काम हो तो आप वो डेसिमल भी चुन सकते हैं। फिलहाल हमें डेट चुनना है, और काम वही है, 2 तारीखों के बीच की तारीख में डाल सकता हूँ। तो यहाँ स्टार्टिंग डेट में मैंने बोला जुलाई 1, 2016, और एंड डेट में बोलता हूँ जुलाई 31, 2016। ओके करेंगे। तो अब यहाँ पर आप जो डेट डाल सकते हैं वो जुलाई की ही कोई होगी। अगर आप ऊपर नीचे का कुछ भी डाले तो फिर वो नहीं चलेगा, इससे ये मना कर देगा, क्योंकि ये डेट 31 जुलाई से ऊपर हो गई। जिस तरीके से मैंने कोर्स में लिस्ट दिया उसी तरीके से मैं लिस्ट यहाँ भी दे देता हूँ। लिस्ट में आकर चुनेंगे सोर्स, सोर्स में आके आपको चुनना है ये सारे सेंटर। ओके कर देंगे तो अब देखिए इस तरफ आपको ये मिल जाएगा। अलग अलग एड्रेस के नाम है जहाँ पर आपके सेंटर चलते हैं, और उनमें से कोई भी भरने वाला एक वो सेंटर चुन सकता है जिसमें भी वो डालना चाहे। अगला है एड्रेस। एड्रेस में मैं चाहता हूं कि कोई भी 30 डिजिट से कम में अपना एड्रेस ना छोड़े। कम से कम 30 डिजिट का एड्रेस तो डालना ही डालना है। तो हम डेटा वैलिडेशन पे आए, और क्योंकि ये टेक्स्ट का लेंथ का है और बिटवीन नहीं, ग्रेटर देन यानी ग्रेटर ही होना चाहिए, तो मैंने यहाँ बोल दिया कि भाई 29 या 30 से ऊपर ही होना चाहिए। ओके कर देंगे। तो अब कोई छोटा मोटा एड्रेस नहीं चलेगा, बल्कि अब आपको पूरा ही डालना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग नंबर मैंने बोला 12, सनराइज अपार्टमेंट, रोहिणी, सेक्टर 22,
न्यू दिल्ली, इसकी टेक्स्ट रैपिंग को हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। अब आप कांटेक्ट नंबर के लिए लिमिट लगाना चाहते हैं कि कोई भी कांटेक्ट नंबर 10 डिजिट का ही हो, ना तो उससे बड़ा और ना ही उससे छोटा, क्योंकि ये हम एक डोमेस्टिक लेवल का बना रहे हैं, तो उसके लिए कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आएगा नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ ही दूंगा और इक्वल टू आप चुनेंगे और यहाँ मैंने बोला 10। तो अब ना तो कोई इससे कम वाला नंबर डाल सकता है और ना ही कोई ज्यादा वाला नंबर डाल सकता है, वही डालना होगा जो है 10 डिजिट का। इसी तरीके से आप मोबाइल में भी दे सकते हैं। मोबाइल में भी लगभग सेम ही होता है कि हमारा जो मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, या फोन नंबर या टेलीफोन नंबर जितने डिजिट के होते होंगे 8 डिजिट के, तो आप 8 डिजिट की लिमिट दे सकते हैं। और ईमेल आईडी का जो है हम ये कर सकते हैं कि इसके लिए देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, एक स्पेशल फॉर्मूला लगाया है या डेटा वैलिडेशन मैंने एक खास तरीके से इस्तेमाल किया है। अभी तक हमने जो डेटा वैलिडेशन इस्तेमाल किए वो सारे डेटा वैलिडेशन क्या थे, बने बनाए फंक्शंस में थे। पर इसके अलावा एक होता है कस्टम वैलिडेशन, और कस्टम वैलिडेशन में हम अपना कोई फॉर्मूला बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी कोई बात होने पर ही ये एक्सेप्ट करे, नहीं तो नहीं करे। आमतौर पर आपने देखा होगा किसी भी ईमेल आईडी के लास्ट में .com जरूर होता है। फेसबुक को तो ईमेल आईडी नहीं, जीमेल आईडी या याहू मेल आईडी या वैदिक मेल आईडी पर जो भी आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं लास्ट में .com जरूर लगता है। तो यहाँ कुछ भी डाला जाए एंड में 4 डिजिट .com तो होंगे ही होंगे। अब वो yahoo.com हो या कुछ और हो, लेकिन .com तो होंगे ही, ये तो पक्की बात है। तो इसके लिए मैंने एक चीज होती है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने अपना एक ईमेल आईडी डाला और इस तरीके से मैंने ये ईमेल आईडी डाला। अब ये ईमेल आईडी कोई ईमेल आईडी है या नहीं ये कैसे पता लगा सकता हूं मैं, तो एक फॉर्मूला होता है राइट का। राइट वाला फॉर्मूला क्या करता है, आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट डालते हैं, यानी टेक्स्ट का कोई रेफरेंस देते हैं, और राइट साइड से मुझे जितने कैरेक्टर उठाने हैं मैं बता दूंगा, वो उतने कैरेक्टर उठा लेगा। तो मैंने बोला राइट साइड से 4 कैरेक्टर उठाओ, तो 4 कैरेक्टर उठाने पर वो निकालता है .com।
तो मैं यही बताना चाहता हूँ यहाँ इस डेटा वैलिडेशन में कि अगर 4 कैरेक्टर उठाने पर .com मिले तो एंट्री ले लेनी है, ना मिले तो एंट्री ना लो। यहाँ हम आएंगे डेटा वैलिडेशन पे और इधर आके आपको चुनना है कस्टम। और यहाँ देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला राइट का फॉर्मूला लगाना है F23 पर, 4 कैरेक्टर उठाने हैं और जब हम इसको उठा लेंगे, जब ये फॉर्मूला चल जाएगा तो निकालेगा क्या, 4 कैरेक्टर निकालने पर अगर आपने सही ईमेल आईडी डाली है तो लास्ट में .com जरूर डाला होगा तो वो .com ही निकालेगा। और अगर .com निकाला है तो फॉर्मूला एक्सेप्ट हो जाए, नहीं तो नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी डालता हूँ abc@gmail.com, तो लास्ट के 4 कैरेक्टर क्योंकि .com है तो इसने ले लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये नहीं लेता। जैसे कि मैं यहाँ पर .in डाल देता हूँ मान लीजिए, हालांकि ऐसा होता तो नहीं है तो ये मना कर देगा, ये कोई ईमेल आईडी हुआ ही नहीं। तो ये चीज आपको इस तरीके से करनी होती है। ये मेरा अपना अभी खुद बनाया मैंने अपनी इम्प्लीमेंटेशन से। तो ये फॉर्मूले हम लगा सकते हैं जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने पर हाँ या ना के तौर पर रखने होते हैं। अब एक है बैच को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देना चाहता हूँ मैं। हमारे यहाँ पर कौन कौन सा टाइम अवेलेबल है इसकी मैंने साइड में एक लिस्ट बना रखी है और ये मैं लिस्ट के तौर पर यहाँ दे देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन पे लिस्ट लेनी है, लिस्ट ले लिया। सोर्स में मैंने ये दिया, जो बैच टाइम हमारे पास अवेलेबल है वो मैंने दे दिए 10 to 12:30, 1 to 2:30 इस तरीके से। और अब आप यहाँ देखिए तो ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो ये जो ऑप्शन है इसमें ये ऑप्शन कोई भी चुनने वाला चुन सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों डेटा वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम कोई भी तरीके का फॉर्म बना सकते हैं और उसको आगे हम इस तरीके से काम में ला सकते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है लास्ट इस क्लास का, वो है डेटा के ग्रुप बनाना और उनको अनग्रुप करना। आमतौर पर कई बार हमारे पास बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं। मान लीजिए इसको समझने के लिए मेरे पास एक डेटाबेस है 2016 का। 2016 के अंदर मैं हर महीने में हर हफ्ते अटेंडेंस लगाया करता था। हमेशा इन्हीं लोगों की अटेंडेंस लगाई मैंने, पर हर हफ्ते की अटेंडेंस लगाई, यानी एक महीने में 4 हफ्तों की अटेंडेंस, नॉर्मल 4 हफ्ते ही होते हैं तो 4 हफ्तों की अटेंडेंस लगाई मैंने। कुल मिलाकर 12 क्योंकि महीने होते हैं तो लगभग मैंने 48 यानी 48 अटेंडेंस लगाई होगी अलग अलग वीकों की। तो इस हिसाब से बहुत बड़ा डेटाबेस मेरा बन गया होगा। और ऐसे एक बड़े डेटाबेस में अगर मुझे कहा जाए कि भाई जुलाई में तीसरे हफ्ते का सुमित का हिसाब किताब लेकर आओ, तो ऐसे में फिर हम क्या करते हैं, फाइल हमारी सबसे ऊपर से खुलती है, हम स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, भाई जुलाई कब आएगा, जुलाई कब आएगा, और नीचे आते हैं। पर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि भाई ये सारा का सारा डेटा एक बार में खुल के आए ही नहीं, बल्कि जितने की जरूरत है उतना ही खुल के आए, बाकी सारा खुल के ना आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ डेटा के अंदर ग्रुप और अनग्रुप के ऑप्शन है। मैं सबसे पहले तो 2016 का क्योंकि सारा डेटा है, हालांकि मैंने 12 महीने नहीं सिर्फ 3 महीने ही बनाए हैं, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का डेटा बनाया है, पर ये भी बहुत है और इसके ऊपर भी मैं ग्रुप अनग्रुप समझ सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो इसमें वो कि 2016 का डेटा है, ये सारा डेटा ही 2016 का है। तो मैं यहाँ पर 2016 जो हेडिंग है इसके नीचे का सारा डेटा एक ग्रुप में डाल सकता हूँ। तो यहाँ आपको बिल्कुल लास्ट तक सिलेक्ट करना है और जहाँ डेटा खत्म हो रहा हो उससे 2 रो एक्स्ट्रा सिलेक्ट करेंगे। डेटा में आएंगे, ग्रुप पे आएंगे और रो को ही ग्रुप करना है, ओके कर देंगे। इसके बाद जब आप ग्रुप कर देते हैं
तो यहाँ आपको फर्स्ट लेवल पर क्लिक करने पे पता चलता है हाँ जी 2016 के अंदर कुछ डेटा है जो एक रॉ से 136 रॉ तक कंज्यूम करता है, और ये प्लस का साइन है, मतलब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो 2016 का डेटा खुलकर सामने आ जाएगा। ये मैंने एक ग्रुप बना लिया। इसी तरीके से मैं एक ग्रुप के अंदर अलग अलग सब ग्रुप भी बना सकता हूँ। जैसे कि अलग अलग महीनों के अब ग्रुप बनाने हैं, तो एक महीने का जितना डेटा है उतना मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ये ध्यान रखेंगे, जो भी महीना है उसकी हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी, उसके नीचे का सेलेक्ट करना है। और हर महीने में 4 वीक है, तो चारों वीकों को आप सिलेक्ट करोगे। ये ध्यान रखना है, हर बार 2 रॉ एक्स्ट्रा सिलेक्ट करनी है, कभी हेडिंग सिलेक्ट नहीं करनी है, और 2 रॉ हमेशा ही एक्स्ट्रा सिलेक्ट करनी है। डेटा में आएंगे और ग्रुप कर देंगे रॉ को, ओके। इसी तरीके से फरवरी का डेटा ग्रुप करना है, ग्रुप, ओके। और इसी तरीके से अब मार्च का डेटा ग्रुप करना है, तो मार्च का डेटा भी अब आप ग्रुप कर देंगे। इसमें आपको 2 रॉ नहीं छोड़नी, क्योंकि डेटा यहीं खत्म हो रहा है, 1 रॉ छोड़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। और इसे ग्रुप कर दिया। इसके बाद हर महीने के अंदर अब आप देखें तो सेगमेंट बन गया। अब जब मैं दूसरे लेवल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि 2016 के अंदर जनवरी, फरवरी और मार्च नाम की 3 डेटा है, और इन तीनों में से अगर कोई एक आप एक बार में खोलना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। अगर सारे ही एक बार में खोलने हैं तो लेवल 3 पे क्लिक कर सकते हैं। 2 पर रखते हुए अगर आप सिर्फ फरवरी का खोलना चाहते हैं तो फरवरी वाले प्लस के साइन पर क्लिक कर देंगे। कम करना चाहें तो यहाँ से आप इसे माइनस भी कर सकते हैं। ये एक्सपेंड और कोलैप्स बटन कहा जाता है, यानी एक्सपेंड खोल कर देखने के लिए, कोलैप्स खुले हुए को वापस बंद करने के लिए। आगे मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा जनवरी वाला डेटा है इसको खोल के हर एक हफ्ते का मैं ग्रुप बना सकता हूँ। तो हफ्ते वाली हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी है, और अब आप इसको भी ग्रुप बना देंगे, ग्रुप, ओके। फिर इन सबको भी ग्रुप, और ओके कर देंगे। फिर नंबर 3 का टाइम आया, ग्रुप, ओके। नंबर 4 का टाइम आया, ग्रुप, और ओके। इसी तरीके से अब मैंने जनवरी को मिनिमाइज किया और फरवरी को बड़ा कर लिया, और फरवरी के चारों हफ्तों को मैं एक ग्रुप में डालता हूं, ओके। सबको ही एक एक अलग अलग ग्रुप में डाल देना है। ये मेरा लास्ट 4th वीक का बन गया फरवरी मंथ के अंडर में। इसी तरीके से अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और मार्च के सारे हफ्ते खोल लेता हूं। तो पहला हफ्ता ग्रुप करेंगे और ओके कर देंगे, दूसरा हफ्ता ग्रुप करेंगे और ओके कर देंगे, तीसरा वीक, तीसरे वीक में भी ग्रुप किया, ओके। चौथे में भी सिर्फ डेटा सेलेक्ट करना है, ग्रुप, ओके। अब इससे क्या होगा, आप पहले लेवल पे क्लिक करेंगे 2016 दिखेगा, दूसरे पे क्लिक करेंगे 3 मंथ दिखेंगे, तीसरे पे क्लिक करेंगे या जब आप फरवरी को खोलेंगे तो ये पूरा का पूरा खोल देगा, पर हमें तीसरे पे फिलहाल क्लिक करना है। तीसरे पे क्लिक करने पर ये सारे खुल जाएंगे, लेकिन जनवरी को बंद करिए, फरवरी को बंद करिए, या फरवरी या मार्च को अगर आप खोलते हैं, अब ये तीसरे लेवल पे क्लिक करने के बाद आप इन सबको एक बार बंद कर लीजिए। जब मैं फरवरी को खोलूंगा तो ये दिखाएगा कि उसके अंदर ये 4 अलग अलग डेटा है, और मैं वीक 2 का देखना चाहता हूँ तो वीक 2 वाले पे प्लस का साइन कर देंगे। तो अब अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई मार्च में जाके तीसरे हफ्ते से उस्मान की सैलरी लेकर आओ या उस्मान की अटेंडेंस लेकर आओ, तो मार्च में जाना है तो मुझे पहले तो मार्च का खोलना पड़ेगा। ये मैंने मार्च का खोला। तीसरे हफ्ते का खोलना है तो तीसरे हफ्ते का खोलेंगे। उस्मान का है तो ये उस्मान का डेटा आ गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, किसी नई शीट पे पेस्ट कर लेता हूँ, वहां पर मैं दिखा दूंगा। तो इस तरीके से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। डेटा में हम गुम नहीं होते, एक पर्टिकुलर के डेटा को हम नेविगेट करके ओपन करके यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इन सारे ग्रुपों को हटाना चाहें तो सीधे पूरी शीट सेलेक्ट कर लेंगे
और तब तक अनग्रुप करते रहेंगे जब तक एक चीज अनग्रुप नहीं हो जाती। अनग्रुप करने से सारे ग्रुप टूट जाएंगे और अब ये आपका डेटा इतना बचा। तो सर ये तो हमारा डेटा ही गायब हो गया। तो डेटा गायब नहीं हुआ है, या यूं समझ लो डिलीट नहीं हुआ है, गायब हो गया है यानी हाइड हो गया है। सारा सेलेक्ट करने के बाद किसी भी रॉ पे राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड कर देंगे। जितनी भी रॉ हाइड हुई है सारी वापस आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम डेटा को ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। और ये आज की हमारी इस क्लास का लास्ट टॉपिक था। होप कि इसके अंदर काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आज हम डेटा के अंदर डेटा टूल्स वाले सारे ऑप्शन, तो फिलहाल नहीं, अभी व्हाट इफ एनालाइज के 2-4 ऑप्शन और रहते हैं, बाकी लगभग हम 90% देख चुके हैं। तो अब दोस्तों हम सीधे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और इसके साथ आप प्रैक्टिस करिए और सीखते रहिए।